नमस्कार, मैं अधिवक्ता ऋतु रावत टीम लॉयर मित्रा की तरफ से आज आप सभी से एक ऐसे मोमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ जो 1950 से लेकर आज तक निरंतर चली आ रही है और ये मुहिम है वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट की एक परमानेंट बेंच की स्थापना की मुहिम। ये मुहिम न सिर्फ यहाँ के अधिवक्ताओं से जुड़ी है बल्कि यहाँ बसने वाली लगभग 9 करोड़ की आबादी से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। किस प्रकार यहाँ बसने वाले लोगों को इनजस्टिस का सामना करना पड़ रहा है हाईकोर्ट की बेंच ना होने के कारण, ये एक ग्राफ से समझा जा सकता है, जहां पे आप देखते हैं कि वेस्टर्न यूपी की 9 करोड़ की आबादी के लिए एक भी हाईकोर्ट की बेंच नहीं है, जबकि महाराष्ट्र की 12.5 करोड़ की आबादी के लिए 3 बेंच, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ की आबादी के लिए 2 बेंच, राजस्थान की 8.1 करोड़ की आबादी के लिए 1 बेंच तथा वेस्ट बंगाल की 9.9 करोड़ की आबादी के लिए 2 बेंच पहले से ही मौजूद हैं। आम इंसान को किस तरह से जस्टिस पाने में दिक्कत आ रही है वेस्टर्न यूपी के अंदर, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि यदि वेस्टर्न यूपी में मेरठ को हम सेंटर मानते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच करने के लिए एक इंसान को 782 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जबकि मेरठ से ही दिल्ली हाईकोर्ट सिर्फ 98 किलोमीटर, जयपुर हाईकोर्ट सिर्फ 377 किलोमीटर, चंडीगढ़ हाईकोर्ट 267 किलोमीटर, ग्वालियर 355, शिमला 357, नैनीताल 228, यहाँ तक कि पाकिस्तान का लाहौर हाईकोर्ट भी सिर्फ 427 किलोमीटर दूर है। तो इस समस्या के निदान के लिए आज तक क्या क्या कोशिशें की जा चुकी हैं। कई बार पार्लियामेंट में इस मुद्दे को कई नेताओं द्वारा उठाया गया। जस्टिस जसवंत सिंह की कमेटी ने तो बकायदा आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच की स्थापना की मांग की। इसके अलावा लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी कई बार रिकमेंड किया गया कि वेस्टर्न यूपी के लिए एक अलग बेंच की स्थापना की जाए। लगभग 40 वर्षों से यहाँ के सभी अधिवक्ता और कई पब्लिक ग्रुप्स जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, कई एनजीओज भी इस चीज़ को लेके एजिटेशन करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में 2018 में एक पीआईएल भी इस मांग के लिए फाइल की गई। इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज किया कि हालांकि इसकी विषय वस्तु बहुत अच्छी है, यानी मांग जायज़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मांग को पूरा करने के लिए सही फोरम नहीं है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट सही फोरम नहीं है तो फिर वो क्या लीगल प्रोविजन है, वो कौन सा फोरम है जिससे हम वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की अपनी जो मांग है उसे पूरा कर सकते हैं। और उसी को लेके जब हमने रिसर्च की तो कुछ बहुत अच्छी जानकारियां हमें मिली जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हाईकोर्ट की बेंच को स्थापित करने को लेके क्या लीगल प्रोविजंस है, ये समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रदेश के लिए किस तरीके की बेंच चाह रहे हैं। हाईकोर्ट की बेंच 2 तरीके की हो सकती है। पहली परमानेंट बेंच विद टेरिटोरियल बाइफर्केशन और दूसरी बेंच हो सकती है परमानेंट डिवीजन और सर्किट बेंच ऑफ द हाईकोर्ट। परमानेंट बेंच विद टेरिटोरियल बाइफर्केशन के फीचर्स ये होते हैं कि ये जो प्रिंसिपल हाईकोर्ट की जो सीट है उस स्टेट में उससे इंडिपेंडेंट होती है, उसका पार्ट नहीं होती है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो टेरिटरी इसे एलोकेट की जाती है ये उस पे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन से आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की जा सकती है। यानी कि इस तरीके की बेंच जो कि टेरिटोरियल बाइफर्केशन बिटवीन द हाई कोर्ट्स ऑफ बेंच क्रिएट करती है वो सेंटर की ही नोटिफिकेशन के बाद किया जा सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट सेंटर की एडवाइस पे ही काम करते हैं। जो दूसरी किस्म की बेंच है जो कि है परमानेंट सर्किट और डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, उसका फीचर ये होता है कि वो भले ही स्टेट में कहीं पे भी लोकेटेड हो लेकिन वो पार्ट जो है प्रिंसिपल सीट का ही रहती है। आप लखनऊ बेंच के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि लखनऊ बेंच भले ही लखनऊ में स्थित है और उसके पास उसे कुछ जिले जो है उसे एलोकेट कर दिए गए हैं, लेकिन पार्ट वो अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है। तो इस तरह की जो बेंच होती है इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ गवर्नर के एक्सक्लूसिव डोमेन में होती है। यानी अगर हम इस तरीके की, जैसे लखनऊ में बेंच है जो कि परमानेंट है और हाई कोर्ट की ही एक डिवीजन है मानी जाती है और उसके पास उसके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए, अगर हम ऐसी एक बेंच की स्थापना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सेंटर के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है और ऐसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर कर सकते हैं। ये समझने के बाद
कि हमें किस तरीके की बेंच अपने प्रदेश के लिए चाहिए, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से एक्ट्स हैं, वो कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो अप्लाई होते हैं इन अ सिचुएशन जहाँ पे कि एक स्टेट के अंदर हम हाई कोर्ट की किसी बेंच को स्थापित करना चाहते हैं। तो जो पहला एक्ट है इसके लिए वो है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 और इसका कंसर्न सेक्शन है सेक्शन 51। यूपी के कॉन्टेक्स्ट में एक और एक्ट को पढ़ना जरूरी है और वो एक्ट है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 2000 और रेफरेंस के तौर पे इसके सेक्शन 26 को देखा जा सकता है। सेक्शन 51 जो है 1956 के एक्ट की, उसका सब सेक्शन 1 और 2 जहां प्रेसिडेंट को पावर देता है यानी सेंटर को पावर देता है टू स्टैब्लिश अ परमानेंट सीट ऑफ द हाई कोर्ट, वहीं जो सब सेक्शन 3 है वो उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विद अप्रूवल ऑफ गवर्नर ये पावर देता है कि अगर उन्हें ऐसा जरूरी लगे तो वो स्टेट में कहीं पे भी अपनी एक परमानेंट डिवीजन बेंच या एक परमानेंट सर्किट बेंच की स्थापना कर सकते हैं। यूपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रोविजंस हैं ये अप्लाई होते हैं न्यू स्टेट्स के ऊपर जो कि 1956 के बाद फॉर्म हुई हैं। 2000 के इस एक्ट के आ जाने के बाद से जो एग्जिस्टिंग उत्तर प्रदेश स्टेट थी इट हैज कन्वर्टेड इनटू दी सक्सेसिव उत्तर प्रदेश स्टेट, सो इन अ वे इट कैन बी सेड कि नाउ दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 आर एप्लीकेबल टू यूपी ऑल्सो। एक और थ्योरी हम देख सकते हैं इसमें, वो ये है कि एक और एक्ट पास हुआ था जब अवध कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट को मर्ज किया गया था, एक एक्ट पास हुआ था विच वाज द यूपी हाई कोर्ट्स अमेलगमेशन ऑर्डर 1948 जिसका क्लॉज 14 सीधे सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पावर देता है कि वो विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर चाहे तो यूपी स्टेट के अंदर कहीं पे भी एक परमानेंट डिवीजन या एक परमानेंट सर्किट बेंच की स्थापना कर सकते हैं। जो दूसरा लीगल प्रोविजन अप्लाई हो सकता है हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, उसके लिए हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अगर हम ये मानते हैं कि क्योंकि यूपी स्टेट नई नहीं है, अगर हम ये मान के चलते हैं तो हमें उस चार्टर, उस एक्ट को, उस लेटर पेटेंट को स्टडी करना पड़ेगा जिसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। और वो जो कंसर्न एक्ट्स हैं वो है द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861, 1866 एंड लेटर पेटेंट्स ऑफ 1869 एंड 1919। इन सभी को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें एक कॉमन क्लॉज दिखता है जो एम्पावर करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट को और उस स्टेट के गवर्नर को कि यदि उन्हें ऐसा सही लगे या फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर एक और बेंच की स्थापना कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम नई स्टेट नहीं मानते और ये मानते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रोविजन यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होते हैं तो भी जिस चार्टर, जिस एक्ट के थ्रू स्थापना की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो भी एम्पावर करता है गवर्नर को कि वो हाई कोर्ट की बेंच को चीफ जस्टिस की रिकमेंड पे या फिर अपने खुद के स्यू मोटो उनको ऐसा अगर लगे तो वो ऐसी परमिशन देके इस तरीके की बेंच की स्थापना कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लीगल हर्डल, कोई भी लीगल ऑब्स्टेकल इस रास्ते में नहीं है हमारे वेस्टर्न यूपी के अंदर हाई कोर्ट की एक परमानेंट बेंच को स्थापित किए जाने के रास्ते में। तो फिर क्या ऐसी वजह है कि आज तक भी इतनी जायज मांग हम लोगों की पूरी नहीं हो सकी है? इसका एकमात्र कारण है हमारे ईस्टर्न यूपी के अधिवक्ता भाइयों द्वारा इस मांग का निरंतर विरोध किया जाना, और उनका विरोध का कारण जो है वो ये है कि ऐसा होने से उनके लाइवलीहुड पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो पेंडेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमों की उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो वेस्टर्न यूपी से ही आता है। लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि हमारे बिजनेस या हमारे कमर्शियल बेनिफिट से ज़्यादा इस देश के आम नागरिकों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंश्योर किए गए हैं टू हैव क्विक एंड इजी जस्टिस, वो ज़्यादा बड़े, ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लीज़ इस एंगल से भी समस्या को देखें और अधिवक्ताओं के लिए ना सही तो यहाँ की 9 करोड़ की आबादी के लिए आप इस मामले में अपना एजिटेशन बंद करें और हाईकोर्ट की एक बेंच की यहाँ पे स्थापना के जाने को लेके प्लीज़ हमें समर्थन दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।